सेंसेई, आप कई बार अपनी वीडियोस में कहते रहते हैं कि हमारी जो भारत की धरोहर है, हमारी संस्कृति, वो धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है और इसको बचाने का एक मार्ग तो है कि हम शिक्षा पे ध्यान दें, पर एक व्यक्ति स्वयं शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल सकता। तो एक व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या बदलाव लाए या अपने परिवार में क्या बदलाव लाए कि हमारी जो धरोहर है, जो हमारा भारतीय परिवार की जो संरचना है, हमारी जो संस्कृति है, वो बची रहे। विराटता। विराटता। बड़ा दिल, बड़ा दिमाग। बस आपका दिल पूरे भारत के भौगोलिक सीमा से भी बड़ा होना चाहिए, जिसमें हर कोई समा सके। आपके दिमाग का विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक होना चाहिए, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा सके। आप देखिए ना, आप जिसे हीरो मानते हैं, जिनकी आप उपासना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उन सभी ने कितने बड़े दिल को धारण कर रखा है, कितना बड़ा दिमाग उनके पास है। अगर किसी व्यक्ति के पास छोटा दिल है, छोटी दिमाग है, छोटी सोच है, वह कभी भी पूजनीय नहीं बन सकता। हाँ, वो षड्यंत्र रच करके संगठन बना सकता है, लेकिन उसमें भी उसे दिन रात नौटंकी करते रहनी पड़ेगी कि उसका दिल और दिमाग बड़ा है। उसके बगैर छोटा दिल और छोटे दिमाग को मानव कभी स्वीकार करता ही नहीं है। बस इतनी सी बात है। अगर इसको छोटी सी बात मान के अगर यहां से शुरुआत करें तो रास्ता खुलता चला जाता है और विराटता नए नए आयाम को लांघती जाती है और विराट होती जाती है और विराट और विराट, और उसके बगैर पूर्णता का मार्ग है ही नहीं। विराट सोच, विराट चिंतन, जो 5वें लेवल से ऊपर जो साधक हैं, वो रेत के एक कण से दूसरे को मार सकते हैं, वो इतने शक्तिशाली हो चुके हैं। लेकिन गुरुदेव ने बांध दिया है। क्यों? क्या कमी है, क्या प्रतीक्षा है? गुरुदेव की प्रतीक्षा आखिर है क्या चीज? कि आपका दिल और दिमाग विराट हो जाए। जिस दिन यह होने लग जाएगा, विवेकशीलता से यह हासिल होगी। कई तत्व हैं जिस पर पहले चर्चा हो चुकी है, फिर वह शक्ति खोल दी जाएगी। बस इतनी सी बात है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं संस्कृति पर, तो जो आप कह रहे हैं स्वयं के आचरण पे तो आइए। एक व्यक्ति के घर गया मैं, वो दिन रात सुबह शाम उसकी एक ही गाली थी, आजकल की लड़कियां बहुत छोटे कपड़े पहनती है, कपड़े पहनने का ढंग नहीं, अंग प्रदर्शन है, यह है वो है, एटसेट्रा एटसेट्रा। थोड़ी देर में उनकी बेटी बाहर निकल करके आई, उसने मिनी पहन रखा था। उपदेश दूसरों के लिए, और आचरण, आचरण में क्यों नहीं है? आपके कथनी और करनी में भेद है और वही पतन का कारण है। देखिए, एक चीज स्पष्ट जानिए, हम सबको बदल नहीं सकते, लेकिन एक चीज स्पष्ट जानिए, जिसके पास जो चीज होता है वो उसी का तो बेचारा प्रदर्शन करेगा। जिसके पास बुद्धि है वो अपने बुद्धि का प्रदर्शन करेगा, बुद्धि का उपयोग करेगा। जिसके पास चरित्र है वो चरित्रवान बना रहेगा। जिसके पास कुछ है नहीं, कंटेंट है नहीं, अध्ययन है नहीं, अनुसंधान है नहीं, तो वस्त्रों से अपने आप को सुसज्जित करेगा। तो इसमें हम उधर ना देखें, कारण पे जाएं। कारण क्या है? कारण आपको मिलेगा जो शक्तिशाली व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में रहे हैं, वही इस देश के, इस संस्कृति के सबसे बड़े अपराधी रहे हैं। उन्होंने ही गलत दिशा दिखाई है।
चाहे वो महात्मा हो, राजनीतिज्ञ हो, फिल्म निर्देशक हो, पुजारी हो, कोई भी व्यक्ति, जिस किसी के पास वह क्षमता है दूसरों को प्रभावित करने का, वही खलनायक निकला। एक बहुत बड़ा संदेश था जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते थे, जिस उनका कहना था, भूत को भगाने के लिए जिस ओझा को भारत ने बुलाया वही पिशाच निकला। और यह पूर्ण रूप से हर वह व्यक्ति के ऊपर लागू होता है जिसके ऊपर यह जिम्मेवारी है कि वह सही दिशा दे, अपने आचरण में उस चीज को लाए। वही वो चीज नहीं कर रहा है। नीचे तो बचा हुआ है, लेकिन इसी में ऐसा दिख रहा है कि नई पीढ़ी, मुझे पुराने से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जी लिया, जितना नाश करना था कर चुके, स्वयं का भी, समाज का भी, परिवार का भी। लेकिन जो अगली पीढ़ी है, यंग माइंड, जो कोई चीज़ नहीं मानती है, जिसे आप नास्तिक कहते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उनके सवाल हैं। उनके सवाल का आप उत्तर तो दीजिए। आप उनसे भागते हैं, दूर भागते हैं, तो संस्कृति कैसे बचेगी? आप उन्हें दोषी मानते, वो दोषी नहीं है। दोषी पिछली पीढ़ी है, जिनके ऊपर यह जिम्मेवारी थी कि सही दिशा दिखा सकें, वही नहीं दिखा पाए। बस इतनी सी बात है। पर सेंसेई, आप जिस संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, वो संस्कृति है क्या? क्या भारतीय मूल के कपड़े पहनना, गीत संगीत सुनना, वस्त्र धारण करना, यहाँ के भोजन पाना, क्या यही हमारी संस्कृति है? नहीं, यह हमारी संस्कृति नहीं है, वो हमारी सभ्यता है। सभ्यता और संस्कृति में भेद समझें। सभ्यता सिविलाइजेशन है, संस्कृति आपके संस्करण है, एडिशन है। एडिशन अर्थात प्रथम एडिशन में यह आया, उसके बाद सेकंड एडिशन में यह आया, और उसके सार हमेशा एक सार रहते हैं, एक ही रहते हैं। उसके स्वरूप में बदलाव होता है, सार में बदलाव नहीं होता। उदाहरण के लिए आईफोन 10, आईफोन 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्या है? क्या उसमें फोन जो बात करने का जो सामर्थ्य पहले में था, आखिरी वाले में नहीं है? वो सार है, और उसमें निरंतर समय काल के अनुसार विकास है, बदलाव नहीं, उलटफेर नहीं, कटाई छटाई नहीं, बदलाव है, विकास है। विकास अर्थात क्षमताओं का विकास है। पहले सिंगल कैमरा होता था, 2 MP कैमरा होता था, आज 48 MP कैमरा है। विकास है। आप एक अगेन बुद्धिजीवी लोग इसको अपने अनुसार परिभाषित करते हैं कि बदलाव है। पहले हम पैर के बल चलते थे, अब हम सर के बल चल रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मौलिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होती। अब इसको एक सरल उदाहरण से समझिए। प्राचीन व्यवस्था में हम हाथों से खा रहे हैं, इसके अपने नियम हैं। नियम का पहला अंश है कि यह पूरे साफ सुथरा होना चाहिए। फर्ज कीजिए आप कार्यरत हैं, किसी चीज में व्यस्त हैं, तो आज आप चम्मच से उठा के खा रहे हैं, चम्मच साफ है, हाथ साफ नहीं है, चलेगा। आपने थोड़ा और विकास कर लिया, अब आप कांटा चम्मच फोर्क से इस्तेमाल करके खा रहे हैं। आप थोड़े पूर्वी जगत की ओर चले गए, ओरिएंटल वर्ल्ड में चले गए, आप चॉपस्टिक से खा रहे हैं। लेकिन आपका भोजन जा कहाँ रहा है? ऐसा है क्या कि अब मैं एडवांस हो गया हूं, अब देखो मैं खाना यहां से खाता हूं? ऐसा तो नहीं है। उपकरण बदलेंगे, मूल और सार वही रहेगा, यही डालना है। संस्कृति सार एक है,
उपकरण में बदलाव का अर्थ है उपकरण का विकास हो सकता है। फिर वह सार क्या है? वह सार है स्थिरता। स्थिर स्थिर समाज, स्थिर विचार। देखिए ना, उसी पे तो हमने नीति और अनीति की बात की, उसी तत्व पे आधारित होकर युद्ध भूमि है, नियम नीति बना दी गई कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा और सूर्योदय से पहले युद्ध नहीं होगा। और कितनी स्थिरता है, एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं, शाम को युद्ध समाप्त होने के दूसरे के खेमे में जाके बोलते हैं आज तो तू बच गया, कल कोशिश करके देख लेना, मेरा तलवार तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर देगा, सावधान, तैयार रहना। कितनी स्थिरता है, कितना स्थिर समाज तब था। तो उपकरण बदलने से आपने अपनी स्थिरता क्यों खो दी? तो संस्कृति, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह है स्थिरता। और स्थिरता को विकसित करने के अलग अलग उपाय, अभ्यास आचरण में होते थे। हमारा बचपन जहां बीता वो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। पूरे शहर में एक बच्चे के तौर पर, एक स्कूली छात्र के तौर पर अपने से छोटों को तो नाम लेके पुकारे, और पूरे शहर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको हमने संबोधन किसी सम्मानजनक सफिक्स के साथ नहीं किया हो। जो जूता सिलता था ना, मोची, उसे हम कहते थे मोची चाचा। जो हमारे लट्टू में कील लगाता था उसे हम कहते थे लोहार काका। यह उपकरण थे, हमारे आचरण में थे। संपूर्ण समाज में जातिगत व्यवस्था क्या होती हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम हर कोई एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आज वह भारत नष्ट हो गया, खो गया। हुसैन चाचा, परवेज मामा बहुत अच्छे सिंगर थे, अभी भी हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जो न्यूनतम संबोधन था वो भैया और दीदी का था, और विचार में भी वही थे। यह सब उपकरण थे जिससे हम हर परिस्थिति में, विकट से विकट परिस्थिति में भी स्थिर रह पाए। वह भारतीय संस्कृति है, और वह संस्कृति पुनः वापस आ सकती है। बड़ों की जिम्मेवारी है कि अपने परिवार को उस दिशा पे बढ़ाएं। छोटों की जिम्मेवारी है कि संबंधों में जीना सीख लें। अगर कहते हैं कि संबंधों से हमें कुछ नहीं लेना देना, वह आपकी सघन मूर्खता है। एक मेरा मित्र था, वो कॉलेज के बाद सीडीएस कर गया, और कई वर्षों के बाद मुलाकात हुई जब वो लेफ्टिनेंट कर्नल था। उसके मुंह से एक शब्द निकला, यू ब्लडी सिविलियंस। इतना सुनते ही मैंने उसका शर्ट पकड़ के फाड़ के नीचे बोला, इसको खोलो, ये सिविलियन ने बनाया है। बोला जूता उतारो, ये मोची ने बनाया है। कच्छे उतारो, ये कोई जुम्मन चाचा, कोई मुस्लिम ने उसको बीना है। कहाँ हो तुम? क्या तुम रह सकते हो एक दूसरे के बगैर? हाँ, आप जंगल में रह सकते हैं, वन मानुस बनकर रह सकते हैं। अगर आपने 5 सेंटीमीटर भी कपड़ा पहन रखा है ना, संपूर्ण विश्व उसके पीछे जुड़ा हुआ है।
यह विराटता भारतीय संस्कृति में थी। तभी तो हम कहते थे वसुधैव कुटुंबकम। आप कमजोरी को अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित करना चाहते हैं। मजबूत बनिए, विराट बनिए, सघन अभ्यास कीजिए, संस्कृति तभी बचेगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बस इतनी सी बात।